आज हम ये एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3.7 का। मैंने डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शॉन इन द फिगर। ये फिगर में जो है इसमें प्रत्येक ब्रांच में करंट का वैल्यू निकालना है। और मेरा एक सजेशन होगा कि मेरा लेक्चर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पर है। इसको देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करेंगे। ये क्वेश्चन जो है उस दोनों लॉ को समझ लेने के बाद आपको ये क्वेश्चन समझने में और आसानी हो जाएगी। अब हम इस क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। ये देखा जाए ये क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शॉन इन द फिगर। ये फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में जो है ये फिगर क्या 3.24, ये एग्जाम्पल 3.7। ये क्वेश्चन देखा जाए इसमें जो है इस फिगर में क्या है, ए बी सी डी ए और डी ई बी ये कंप्लीट सर्किट है। और इस सर्किट में जो है हमें जितने भी ब्रांचेज हैं हर ब्रांच में जो है हमको करंट का वैल्यू निकालना है। तो पहले हम सर्किट का एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बाद जो हम ये समझाएंगे। इसमें देखा जाए ये जो एसी ब्रांच है इसमें जो है एक 10 वोल्ट का सेल है। ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है। एक रजिस्टर है इसमें 1 ओम का। एडी ब्रांच में 4 ओम का रजिस्टर है। एबी ब्रांच में 4 ओम का रजिस्टर है। बीसी ब्रांच में 2 ओम का है। सीडी ब्रांच में 2 ओम का रजिस्टर है। और यहाँ जो है सो 10 वोल्ट का एक सेल है एसी सीए ब्रांच में। और ये जो है डीईबी ब्रांच में जो है 5 वोल्ट का जो है एक सेल है। अब हम सेल के जो है करंट का हम डिस्कशन कर रहे हैं। सपोज किया जाए ये सेल का जो है ये जो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल से करंट I1 जो है ये दिखाया गया है कि करंट I1 निकल रही है। तो ये जो I1 करंट निकली तो इसका जो है I2 करंट एबी ब्रांच में जा रही है। और सेल का रूल है कि पॉजिटिव टर्मिनल पर जितना करंट निकलता है, जिस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल पर जितना करंट निकलेगा उसके नेगेटिव टर्मिनल में उतना ही करंट आना चाहिए। तो ये I1 यहाँ शो हो रहा है और ये I1 जो है ये नेगेटिव टर्मिनल में शो हो रहा है कि ये नेगेटिव टर्मिनल को I1 करंट मिल रही है। ये I1 करंट जो यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल निकला इसका एक पार्ट I2 जो है एबी ब्रांच में जाएगा। तो रिमेनिंग करंट जो होगा I1 माइनस I2 करंट जो है सो एडी ब्रांच में जा रही है। अब ये देखा जाए इस सेल से जो है यानी 5 वोल्ट का जो सेल है इससे पॉजिटिव टर्मिनल से जो है I3 करंट निकल रही है। तो फिर इस सेल के नेगेटिव टर्मिनल में I3 करंट आना चाहिए, क्योंकि सेल का रूल है पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकलेगा उस सेल के नेगेटिव टर्मिनल में उतना ही करंट आना चाहिए। यानी I3 यहाँ निकली पॉजिटिव से तो नेगेटिव टर्मिनल फिर I3 यहाँ शो हो रहा है कि I3 मिल रही है इसको। अब इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से I3 करंट निकल रही है और AB से जो है सो I2 करंट आ रही है। तो I2 और I3 का मिलन जो है सी बी पॉइंट पर होता है और I2 प्लस I3 बन करके यानी BC ब्रांच में I2 प्लस I3 करंट आ रही है। और फिर यहाँ देखा जाए सी पॉइंट पर I1 करंट जो है CA डायरेक्शन में जा रही है और BC डायरेक्शन में I2 प्लस I3 करंट, यानी सी पॉइंट पर I2 प्लस I3 करंट आ रही है लेकिन I1 करंट बाहर जा रही है। इसलिए जो टोटल करंट जो होगा CD के ऊपर वो होगा I2 प्लस I3 माइनस I1। ये करंट जो है सो CD ब्रांच में जो है सो जाएगी। चूँकि ये जंक्शन रूल में फर्स्ट लॉ में बताए थे कि अलजेब्राइक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज ए 0, यानी I2 प्लस I3 आई और I1 ये बाहर गया। और अगर इस तो रिमेनिंग करंट जो होगा I2 प्लस I3 माइनस I1 ये CD ब्रांच में चला जाता है। यानी मैंने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इस सर्किट में दिखाया। अब इस सर्किट एनालिसिस के लिए जो हमारा एम है निकालना कि हर प्रत्येक ब्रांच में करंट का वैल्यू, तो यहाँ हम एक लूप बना रहे हैं। ये देखा जाए इसको लूप नहीं, इसको पाथ कहते हैं। ये पाथ जो है हम क्लॉकवाइज भी पाथ ले सकते हैं। ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज पाथ है। हम चाहें तो एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने क्लॉकवाइज पाथ लिया है। अब हमको करना क्या है कि ये जो ब्रांच है ADCA और ABCA और BCDEB तीनों लूप में जो है यानी तीनों ब्रांच में जो है तीनों लूप में जो है हमको किरचॉफ सेकंड लॉ यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ को लागू करना है। अगर उसको अप्लाई करेंगे तो हमको क्या होगा, ये जो है सो इस सर्किट का एनालिसिस होगा। तो यहाँ जो है सो मैंने लिखा ये
अप्लाइंग KVL यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन द लूप ADCA, इस लूप में लागू के लिए क्या करना होगा कि ये जो है, ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है कि अलजेब्राइक सम ऑफ द चेंजेज इन पोटेंशियल अराउंड ए क्लोज लूप इज जीरो। अलजेब्राइक सम किसका? तो चेंजेज इन पोटेंशियल किसका? तो अराउंड ए क्लोज लूप इज जीरो। तो इस लूप में हम ADCA लूप में विचार करते हैं। यहाँ देखते हैं एक रजिस्टर ये है, ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है। हर एक रजिस्टर का जो है करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट निकालेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल रजिस्टर का निकलेगा। और सेल का EMF जो होता है, सेल का चेंज इन पोटेंशियल उसका EMF के बराबर हो जाता है। तो हम पहले सेल से स्टार्ट करते हैं। इस सेल में देखा जाए ये पाथ जो है ये कैसे जा रही है। पाथ का डायरेक्शन जो है इस सेल के जो है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, यानी पाथ ऐसे जा रही है। और ये जो है कैसे जा रही है तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जो है मतलब पाथ का डायरेक्शन होगा, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। और चेंज इन पोटेंशियल तो 10 वोल्ट हुआ और ड्रॉप है इसलिए नेगेटिव साइन दिए और यहाँ लिखा है -10, यानी ये -10 जो हुआ ये चेंज इन पोटेंशियल अराउंड दिस, ये इस इस सेल के लिए जो है चेंज इन पोटेंशियल कितना हुआ -10। माइनस क्यों दिया कि पॉजिटिव से नेगेटिव हो जा रहे हैं। अब ये देखा जाए, अब रजिस्टर में क्या होता है, ये करंट का डायरेक्शन ये है और पाथ का डायरेक्शन ये है, यानी करंट के डायरेक्शन से पाथ का डायरेक्शन अपोजिट है। अगर करंट का डायरेक्शन से पाथ का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो कहेंगे पोटेंशियल गेन होता है, और सेम डायरेक्शन होता है तो ड्रॉप होता है। अगर तो ये जो है करंट ऐसे जा रही है और पाथ उसके ठीक अपोजिट जा रही है तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, मैंने ओम्स लॉ से जानते हैं करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम चेंज इन पोटेंशियल कहते हैं। तो 1 ओम है, I1 से मल्टीप्लाई किया I1 हुआ, इसलिए यहाँ I1 लिख दिया प्लस I1, प्लस साइन इसलिए दिया कि ये पोटेंशियल गेन हुआ। अब इस रजिस्टर में देखा जाए, ये 4 ओम के रजिस्टर में जो है पाथ ऐसे जा रही है और करंट ऐसे जा रही है, यानी करंट का डायरेक्शन पाथ का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहाँ हमने जो है +4 इंटू I1 माइनस I2 दिया है ये, यानी ये हो गया, ये चेंज इन पोटेंशियल हुआ किसका, इस रजिस्टर के लिए। अब इस रजिस्टर पर CD ब्रांच में 2 ओम रजिस्टर है और यहाँ करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। अगर करंट का डायरेक्शन पाथ का डायरेक्शन सेम हो तो कहेंगे पोटेंशियल ड्रॉप होता है, यानी मतलब हाई से लो पर जा रहा है, इसलिए करके जो है सो यहाँ माइनस साइन दिया। माइनस साइन क्यों दिया है, क्योंकि ये जो है सो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है और ड्रॉप हुआ तो 2 इंटू I2 प्लस I3 माइनस I1, और ये टोटल जो है वैल्यू 0 होता है। 0 क्यों हुआ, किरचॉफ सेकंड लॉ से हुआ, यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ से हुआ। क्या है लॉ, अलजेब्राइक सम ऑफ द चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड ए क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। तो यानी इस हम थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं, चेंज इन पोटेंशियल 10 वोल्ट का इतना हुआ, ये I1 जो जिसका 1 ओम रजिस्टर है उसके लिए I1 हुआ, इस 4 ओम के लिए +4 I1 माइनस I2 हुआ और इसके लिए -2 I2 प्लस I3 माइनस I1 हुआ चेंज इन पोटेंशियल। तो सारे चेंज इन पोटेंशियल का सम जो होता है वो 0 होता है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड वोल्टेज लॉ। अलजेब्राइक सम ऑफ द चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड ए क्लोज लूप इज 0, ये 0 हुआ। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखा जब -10 ये I1 4I1 -4 I2 -2 I2 -2 I3 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2I1, इसको सॉल्व किया -10 ये 7I1 -6 I2 -2 I3 0, और -10 को अपोजिट साइड ले गए तो 7I1 -6 I2 -2 I3 = 10 इक्वल टू, इस इक्वेशन को हम 1 मान लिया, यानी लूप ADCA से जो इक्वेशन निकला उसका नाम इक्वेशन 1 मान लिया। अब ठीक इसी तरह से किरचॉफ वोल्टेज लॉ को जो है हम ABCA लूप में लागू कर रहे हैं। यहाँ लिखा है, लाइन लिख दिए हैं, अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन द लूप ABCA। थोड़ा इस पर हम जरा डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ देखा जाए ये पाथ का डायरेक्शन जो है इस लूप में इस सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रही है। देखिए पाथ का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, यानी लो से हाई पर जाएगा। लो से हाई पर जाएगा तो चेंज इन पोटेंशियल तो 10 होगा, लेकिन पोटेंशियल गेन होगा। जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो ड्रॉप, और नेगेटिव से पॉजिटिव पाथ जाएगा तो ये होगा गेन। तो इसलिए यहाँ हम लिखेंगे चेंज इन पोटेंशियल में 10 + 10। अब इस रजिस्टर पर विचार किया जाए, ये जो है इस 4 ओम रजिस्टर में करंट ऐसे जा रही है, पाथ भी वैसे जा रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, तो कहेंगे चेंज इन पोटेंशियल तो मैंने 4 × I2 हुआ, लेकिन यहाँ जो है सो नेगेटिव साइन देंगे क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, ये -4 I2 लिखा। अब इस I1 करंट के लिए देखा जाए, ये करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन दोनों सेम है, तो सेम होगा तो ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा I1 × 1 ओम, तो I1, और ये जो है सो लिख दिया है -I1।
अब जो है इस रजिस्टर में देखा जाए, इसमें करंट ऐसे आ रही है, पाथ भी ऐसे आ रही है। अगर करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन सेम होगा तो उसी तरह से पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो यहाँ 2 -2 I2 + I3 = 0, यानी वही रूल जो हुआ, अलजेब्राइक सम ऑफ द चेंजेज इन पोटेंशियल अराउंड ए क्लोज लूप इज 0, ये जो हुआ। अब इसको मैंने सॉल्व किया, ये -I1 को यहाँ I1 I2 I3 को एक जगह सजा दिए हैं। I1 ये -6I2 -2I3 + 10 0 और 10 को अपोजिट साइड कर दिए और ये इसी वैल्यू को उस तरफ कर दिया। तो I1 मैंने जो सभी नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, I1 + 6I2 + 2I3 = 10, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ को जो है अब इस लूप पर लागू करते हैं। जरा गौर से देखा जाए, BCDEB लूप का मतलब जहाँ से शुरू होता है फिर वहीं पहुँचना चाहिए। अब इस लूप में जरा गौर किया जाए, ये पाथ का डायरेक्शन जो है, ये पाथ कैसे जा रही है, सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जा रही है। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल को जाए तो हाई से लो पोटेंशियल पर, हाई से लो पोटेंशियल पर जाने का मतलब हुआ कि पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। तो यहाँ चेंज इन पोटेंशियल 5 तो हुआ, लेकिन -5 देंगे, ये जो है। अब लिखे हैं अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन द लूप BCDEB, इस लूप में जो है तो ये हुआ सेल का -5 लिखा। अब इस रजिस्टर पर हम विचार कर रहे हैं, करंट ऐसे आ रही है, अब पाथ ठीक अपोजिट जा रही है, यानी करंट का डायरेक्शन पाथ का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो कहेंगे पोटेंशियल गेन हुआ। फिर इस रजिस्टर यहाँ क्या है, I2 + I3 करंट है। CD ब्रांच में कितना है, I2 + I3 - I1, यहाँ 2 ओम रजिस्टर है तो 2 लिखेंगे, लेकिन करंट और पाथ का डायरेक्शन अपोजिट है तो +2 I2 + I3 - I1 लगेगा। इसमें भी ये देखें, इससे जोड़ेंगे, इससे ऐड किया, +2 I2 + I3 +2 I2 + I3 - I1 = 0। अब इसको सॉल्व किया, -5 ये 4I2 ये हो गया, 2I2 ये हो, और फिर ये 4I3 -2I1। फिर इसको सॉल्व किया तो 2I1 -4I2 -4I3 = -5, यानी -5 को यहीं रहने दिया, बाकी टर्म को अगर हम अपोजिट साइड कर देंगे ये रिजल्ट आएगा। तो इक्वेशन 3 हो गया ये। अब इक्वेशन हमको 3 इक्वेशन हुआ, इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 1 हुआ, इक्वेशन 2 हुआ, इक्वेशन 3 हुआ। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए पहले हम I2 I3 के फॉर्म वाला इक्वेशन निकालते हैं, तब फिर हम आगे उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखा जाए, यहाँ देख रहे हैं इक्वेशन जो 1 है इसमें 7I1 टर्म है, और अगर हम इक्वेशन 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7I1 को कटाने में आसान हो जाएगा, उसको कैंसिल कराएंगे और तब ये रिजल्ट बनेंगे। तो इसलिए इक्वेशन 2 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ लिखें मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 7 वी गेट, यानी 7I1 और 7 को 4 से 42I2, ये मतलब 7 × 2 14I3, 7 × 10 70, ये 4 हुआ। अब इक्वेशन 4 को हम इक्वेशन 1 से जो है सब्सट्रैक्ट करते हैं, यानी सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 4, या इनको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वेशन 4 - इक्वेशन 1 गिव्स। इक्वेशन 4 को 1 से सब्सट्रैक्ट किया, सब्सट्रैक्टिंग के बाद क्या होता है, 7I1 से 7I1 कैंसिल हो गया, और यहाँ 42I2 -42I2, ये जो होगा 48I2 हो जाएगा। हालांकि यहाँ इसको हम एक टर्म और लिख दिया है 14I2। अब यहाँ देखा जाए 14I2 14I3 -2I3, ये जो हुआ 40 माइनस प्लस हो गया, तो 48I2 + 16I3 = 60। अब ये जो इक्वेशन हुआ, इसको अगर हम दोनों ओर 4 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 12I2 ये 4I3 और 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 हो गया। फिर अगेन जो है दोनों ओर हम 4 से फिर डिवाइड कर देते हैं तो 12 जो है यहाँ 3I2 + I3 + 15/4, ये इक्वेशन 5 हुआ। अब इक्वेशन 5 जो हमको I2 I3 के फॉर्म में निकला, एक I2 I3 के फॉर्म में एक इक्वेशन हम और बना लेते हैं, तब जो है सो हमको इसको सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को जो है हम जो है सो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों कर रहे हैं, इक्वेशन 3 में हमको 2I1 टर्म है, इसलिए इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ लिखें मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 2 वी गेट। अब इसको 2 को करें, इक्वेशन 2 को 2I1 12I2 और 4I3 = 20, ये हो गया इतना इक्वेशन 6। ये हुआ लिखा है लैंग्वेज, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 2 वी गेट दिस रिजल्ट। अब इक्वेशन 6 को इक्वेशन 3 से हम घटा रहे हैं, क्यों, यहाँ भी 2I टर्म है और 3 में भी 2I, ये 2I को हम कैंसिल करवा देंगे तो I2 I3 का मेरा एक दूसरा इक्वेशन उत्पन्न हो जाएगा। तो ये हो गया, यहाँ 12I2
यानी 6 को 3 से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो 12/2 और माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, ये 16i2 होगा। फिर यहाँ है कितना, इसमें जो है ये इक्वेशन में यहाँ देखा गया ये 4i3 और माइनस माइनस 4i3 तो माइनस माइनस प्लस यानी प्लस 8i3 हुआ, और 25 और माइनस माइनस 25 तो माइनस माइनस प्लस होगा, यानी 20 माइनस माइनस 5 ये होगा 25, यानी 16i2 प्लस 8i3 इक्वल 25। इसको आप और इसमें क्या करते हैं 8 से दोनों ओर डिवाइड कर देते हैं। यहाँ 2i2 प्लस i3 प्लस 15/8 यानी 7 इक्वेशन है। इक्वेशन 5 को इक्वेशन 7 से हम घटा रहे हैं, इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 7, या कह सकते हैं सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 7 फ्रॉम इक्वेशन 5 वी गेट, या दूसरा लैंग्वेज ये भी जैसे इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 7 गिव्स क्या देता है, जो हम 5 को 7 से घटा रहे हैं, यहाँ 3i2 है, यहाँ 2i2 है, 3i2 में से 2i2 जाएगा तो i2 बचेगा, i3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ i2 इक्वल टू हो गया कितना, यहाँ जो होगा 15/4 है मैंने 5 का टर्म, और यहाँ जो है 7 का 25/8, इसको हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 30 माइनस 25/8 यानी i2 इक्वल टू 5/8 एम्पियर हुआ, यानी i2 का वैल्यू हमें निकल गया। अब i2 की इस वैल्यू को अगर हम 5 में चाहे 7 में किसी में बैठाएंगे तो हमको i3 भी निकल जाएगा, तो हम यहाँ जो है 5 में ही i2 के वैल्यू को बैठाया है, यहाँ लिख दिया सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ i2 इन इक्वेशन 5 वी गेट, यानी 3 यहाँ देखा जाए 3 इंटू 5/8 प्लस i3 यानी 15/4, और इसको सॉल्व किया i3 इक्वल टू मैंने 15/4 माइनस 15/8 और i3 का वैल्यू 15/8 एम्पियर हमें हुआ, तो हमें i2 i3 निकल गया। अब जो i2 i3 निकल गया तो हम जो है इक्वेशन 2 में जो है i2 और i3 के वैल्यू को अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको i1 भी निकल जाएगा। तो यहाँ लिख दिए हैं लैंग्वेज में सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ लिखा, इस फिगर को एक बार और बनाए हैं यहाँ पर ताकि हमको समझाने में आसान होगी, यहाँ लिख दिया है, आपको ये फिगर नहीं बनाना वहीं बना रहेगा। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ i2 एंड i3 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में जो है i2 i3 के वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। यहाँ देखा जाए 2 तो यहाँ 6 है i2 डालेंगे, यहाँ 2 है i3 डालेंगे, तो यहाँ किया है, यहाँ जो है सो लिखा 6 इंटू 5/8 2 इंटू 15/8 10, और इसको सॉल्व करके यानी इसको सॉल्व किया तो इसमें देखते हैं 20/8 एम्पियर ये हुआ, माना 10 है और दोनों 30/8 को अपोजिट साइड लेके इसका एलसीएम दिया तो 80 माइनस 60 यानी 20/8, तो i1 इक्वल टू हो गया कितना 20/8 एम्पियर, या इसको 5/2 भी बोल सकते हैं, या 2.1/2 या 2.5 भी बोल सकते हैं। तो i2 इक्वल टू 5/8 एम्पियर हुआ, और i3 हो गया कितना, हमको निकला हुआ है 15/8, तो हमें i1 भी निकल गया, i2 भी निकल गया, i3 भी निकल गया। अब हमें करना क्या है, हर ब्रांच में हमको करंट निकालना है। अब देखा जाए क्योंकि मेरा क्वेश्चन है डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क, ये जो कंप्लीट नेटवर्क है इसके हर ब्रांच में आप करंट का वैल्यू निकालें, तो चूंकि हमको i1 i2 i3 पता है तो हम सबका 1 बाय 1 करके निकाल रहे हैं। पहले हम इसी से स्टार्ट करते हैं, IAB, ये भी ब्रांच में जो है i2 करंट जा रही है, इसलिए हम लिखेंगे i2 इक्वल टू क्या होगा, माना i2 ये IAB इक्वल टू क्या 5/8 एम्पियर, 5/8 एम्पियर दिया। अब देखा जाए CA ब्रांच में जो है सो कितना करंट i1 जा रही है, i1 जा रही है, तो हम i1 का जो वैल्यू मेरा निकला है यहाँ जो है सो i1 का वैल्यू 20/8 निकला है, यहाँ लिख देंगे ICA 20/8 या 5/2 एम्पियर। अब देखा जाए AD ब्रांच में जा रही करंट i1 माइनस i2, तो i1 माइनस i2 को हम ID को लिखेंगे i1 माइनस i2, i1 का वैल्यू कितना है 20/8 और ये वैल्यू कितना है 5/8, इसको सब्सट्रैक्ट किया तो 15/8 एम्पियर हुआ। अब BC ब्रांच में देखा जाए, BC ब्रांच में कितना करंट है i2 प्लस i3, B से C तक में i2 प्लस i3 है, तो हम लिखेंगे IBC यानी करंट इन द BC ब्रांच i2 प्लस i3, यानी i2 का वैल्यू हमको 5/8 है, i3 का वैल्यू 15/8 है, दोनों को ऐड किया तो 20/8 यानी 5/2 एम्पियर हुआ। और अब ICD निकाल दें, यहाँ देखा जाए CD ब्रांच में क्या करंट है i2 प्लस i3 माइनस i1 है, तो हम i2 प्लस i3 तो अभी जस्ट निकाला है, i2 प्लस i3 का वैल्यू कितना निकला 20/8, और i1 का वैल्यू हमको ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके 20/8, तो 20/8 माइनस 20/8 ये तो जीरो हो गया, यानी करंट इन द ब्रांच CD इज जीरो। अब हमको ये करंट बचता है D से लेकर के B तक में, यानी DEB ब्रांच में कौन करंट I3 जो है ये करंट यहाँ से यहाँ जा रही है, तो लिखेंगे करंट इन दी DEB ब्रांच, यानी लिखेंगे IDEB इक्वल टू I3 इक्वल 15/8, यानी ये जो है यानी 1.7/8 एम्पियर यानी 15/8 एम्पियर ये करंट हुआ। तो हमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है
डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शॉन इन फिगर, यानी हर ब्रांच में निकाला। पहले हम ए बी ब्रांच में, फिर सी ए ब्रांच में, फिर ए डी ब्रांच में, फिर बी सी ब्रांच में, फिर सी डी ब्रांच में, फिर डी ई बी ब्रांच में, हर एक ब्रांच में करंट का वैल्यू निकाला। और इस क्वेश्चन को मैंने ये सॉल्व किया। ये एनसीईआरटी बुक का जो है एग्जाम्पल 3.7 है, और ये जो है इसको सॉल्व किया। हम यही क्लोज कर रहे हैं।